वेलकम टू जीके क्लासेस। आज है 14 फरवरी 2022 और 14 फरवरी 2022 से करंट अफेयर के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बन सकते हैं सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट भी मैं आपको बताऊंगी, तो पूरा वीडियो आप ध्यान से देखिए। आज की इस वीडियो की पीडीएफ फाइल आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन, प्रति वर्ष विश्व रेडियो दिवस कब मनाया जाता है? तो इसमें ये मनाया जाता है 13 फरवरी को। इसका राइट आंसर होगा 13 फरवरी। और ये जो विश्व रेडियो दिवस है ये 2012 से हम मनाना इसको स्टार्ट किए हैं। और 2022 विश्व रेडियो दिवस की 2022 की थीम क्या है? तो वो है टू रेडियो टू ट्रस्ट। वो है टू रेडियो टू ट्रस्ट। ये भी आप याद रखिएगा, ये 2022 की विश्व रेडियो दिवस की थीम है। और भारत में, ये इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट भी बता रही हूं, भारत में पहली बार रेडियो का उपयोग कब किया गया था? तो वो किया गया 1923 में। 1923 में पहली बार भारत में रेडियो का उपयोग किया गया था। और फर्स्ट रेडियो स्टेशन जो है 1927 में मुंबई में स्थापित किया गया था, बॉम्बे रेडियो स्टेशन। और ये जब स्थापित किया गया था 1927 में, उस टाइम पे भारत के जो वायसराय वो कौन थे? तो वो थे इरविन वायसराय थे। ये भी आप बात याद रखिएगा। और 13 फरवरी को क्या बस जो है वो विश्व रेडियो दिवस ही मनाया जाता है? तो नहीं, 13 फरवरी को राष्ट्रीय महिला दिवस, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और ये पॉइंट क्वेश्चन में पूछता भी है। राष्ट्रीय महिला दिवस जो है वो कब मनाया जाता है? तो 13 फरवरी को। और क्यों मनाया जाता है इस दिन? क्योंकि इसी दिन सरोजिनी नायडू जी का जो है वो जन्मदिन है। तो उनके जन्म दिवस पर, सरोजिनी नायडू जी के जन्म दिवस पर 13 फरवरी को राष्ट्रीय महिला दिवस जो है वो मनाया जाता है। और सरोजिनी नायडू जी ने कांग्रेस का एक अधिवेशन भी किया था, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वो कब किया था? तो इन्होंने 1925 कांग्रेस के 1925 के कानपुर अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। तो सरोजिनी नायडू जी ने कांग्रेस के 1925 के कानपुर अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। और उत्तर प्रदेश की अगर ये क्वेश्चन पूछे कि पहली महिला राज्यपाल, तो वो कौन है? वो भी सरोजिनी नायडू जी हैं। इतनी सारी बातें आपको समझ में आ रही होंगी। और अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश में चुनाव भी हो रहा है, तो इसमें चुनाव से रिलेटेड हो रहे हैं, तो इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन भी पूछेंगे एग्जाम में। तो उत्तर प्रदेश से मैं कुछ रिलेटेड आपको बता दे रही हूं। जैसे कि उत्तर प्रदेश के अगर पूछे कि लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा और विधानसभा, तो उत्तर प्रदेश में लोकसभा की कितनी सीट है? तो वो है 80। और राज्यसभा में कितनी है? तो वो है 31 है। और विधानसभा में कितनी है? तो विधानसभा में है 403। और विधान परिषद उसमें है 100 सीट। विधान परिषद इसमें है 100 सीट। तो इतनी सारी बातें आप याद रखिएगा कि उत्तर प्रदेश में लोकसभा की सीट है 80, राज्यसभा की है 31, विधानसभा की है 403 और विधान परिषद की है 100 सीट। तो ये सारे पॉइंट आप याद रखिएगा। और इसका सही आंसर मैंने आपको बता दिया 13 फरवरी। अब चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, फरवरी 2022 में किस देश ने कोआला को एक लुप्त प्राय प्रजाति एंडेंजर्ड स्पीसीज के रूप में नामित किया है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ऑस्ट्रेलिया। ये इसका राइट आंसर है। तो सबसे पहले ये बताना चाहूंगी कि ये जो कोआला है, ये क्या है? एक शाकाहारी जंतु है। कोआला जो है ये एक शाकाहारी जंतु है। और इसको जो है
एंडेंजर्ड स्पीसीज के रूप में नामित किया गया है ऑस्ट्रेलिया में। और ये ऐसा क्यों किया गया, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के जंगलों में, ऑस्ट्रेलिया के जंगलों में जहां पर ये कोआला प्रजाति, जहां पर ये निवास करते थे, वहां पर आग लगने के कारण इनकी जो प्रजाति है उसमें 50% नष्ट हो गई, 50% की कमी हो गई। इसलिए इसको लुप्त प्राय जो प्रजाति है, एंडेंजर्ड स्पीसीज जो है वो नामित किया गया है। तो ये कहां पर मिला है, कहां पर नामित किया गया है, तो वो ऑस्ट्रेलिया में। तो इसका राइट आंसर होगा ऑस्ट्रेलिया। अब ऑस्ट्रेलिया है तो ऑस्ट्रेलिया से रिलेटेड कुछ हम फैक्ट जानते हैं। अगर ये क्वेश्चन पूछे कि विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति, जिसे इंग्लिश में कहते हैं ग्रेट बैरियर रीफ, हिंदी में से बोलते हैं विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति, ये भी कहां पर है, ऑस्ट्रेलिया में। और ऑस्ट्रेलिया में ही है ग्रेट डिवाइडिंग रेंज भी कहां पर है, ऑस्ट्रेलिया में ही है। ऑस्ट्रेलिया में भी एक डेजर्ट है, एक मरुस्थल है, ग्रेट विक्टोरिया डेजर्ट। और ऑस्ट्रेलिया के घास के मैदान को क्या कहते हैं, तो यहाँ के घास के मैदान को बोलते हैं डाउन्स, यहाँ के घास के मैदान को बोलते हैं डाउन्स। और ऑस्ट्रेलिया में ही गोल्ड, सोने के 2 फेमस स्थान हैं। वो फेमस स्थान कौन से हैं, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो एक है कॉल गुरली और दूसरा है कुलगाडी। ये गोल्ड के 2 फेमस स्थान हैं ऑस्ट्रेलिया में। और अभी हाल ही में ऑस्ट्रेलिया में एक टेनिस का एक ओपन टूर्नामेंट जो है वो अभी समाप्त हुआ है। तो अगर ये क्वेश्चन पूछे कि मेल में, पुरुष में विजेता कौन है, तो वो है राफेल नडाल जो है वो मेल पुरुषों में विजेता है, राफेल नडाल। और ये कहाँ के रहने वाले हैं, तो ये है स्पेन के। और फीमेल में, महिला में कौन विजेता रही हैं, तो वो रही हैं एस्ले बार्टी। और एस्ले बार्टी जो है ये कहाँ की हैं, रहने वाली हैं, तो ये है ऑस्ट्रेलिया की। तो ये पॉइंट भी आप याद रखिएगा। अब चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, 10 फरवरी 2022 को जारी लोकतंत्र सूचकांक डेमोक्रेसी इंडेक्स 2021 में भारत कौन से स्थान पर रहा है। तो सबसे पहले ये बताना चाहूंगी कि ये जो डेमोक्रेसी इंडेक्स जो है ये कौन जारी करता है, तो ये जारी करता है इकोनॉमिक्स इंटेलिजेंस यूनिट। ये जो है ये जारी करता है इकोनॉमिक्स इंटेलिजेंस यूनिट। इसके द्वारा ये जो इंडेक्स है वो जारी किया जाता है। और अभी भारत जो है वो कौन से स्थान पर रहा है, तो वो रहा है 46। ये इसका राइट आंसर है। और पिछली बार कौन से स्थान पर था, तो वो था 51। तो इसका राइट आंसर होगा 46। और अगर ये क्वेश्चन पूछे कि भारत जो है कौन सी कैटेगरी में है, तो वो है दोषपूर्ण लोकतंत्र। ये कैटेगरी है दोषपूर्ण लोकतंत्र। और पहले स्थान पर इसमें कौन रहा है डेमोक्रेसी इंडेक्स में, तो फर्स्ट पे है नॉर्वे और अंतिम पे 167 पे है अफगानिस्तान। तो इसका राइट आंसर होगा 46। और कुछ दिन पहले मैंने आपको बताया था कि जो विश्व भूखमरी सूचकांक है, जो हंगर इंडेक्स है, हंगर इंडेक्स, उसमें कौन सी रैंक है भारत की, तो वो है 101 है। अगर ये क्वेश्चन पूछे कि विश्व का सबसे पुराना लोकतंत्र किसका है, तो वो है अमेरिका का है। और अगर ये क्वेश्चन पूछे कि विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र, तो वो है भारत का। इतनी सारी बातें आप याद रखिएगा। और अभी मैंने आपको बताया कि लास्ट पे है अफगानिस्तान 167। तो अफगानिस्तान से रिलेटेड यहाँ पे कुछ बांध है, उसके नाम भी आप याद रखिएगा। अफगानिस्तान में कौन कौन से हैं, देहला हो गया, देहला बांध, सहतूत बांध, और एक और है वो है सलमा बांध। तो ये तीनों बांध कहां पर स्थित है, ये स्थित है अफगानिस्तान में। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका राइट आंसर है 46। क्वेश्चन नंबर 4, फरवरी 2022 में किसने पर्यावरण अनुकूलन खेती को बढ़ावा देने के लिए जीवा कार्यक्रम शुरू किया है। तो सबसे पहले ये बताना चाहूंगी कि ये जो जीवा कार्यक्रम है,
जीवा कार्यक्रम, इसका संबंध किससे है? इसका है पर्यावरण अनुकूल खेती। जीवा कार्यक्रम का संबंध है पर्यावरण, एनवायरमेंट फ्रेंडली, पर्यावरण अनुकूल खेती, इससे इसका संबंध है। जिससे कैसी खेती को बढ़ावा दिया जाएगा? प्राकृतिक खेती, मतलब केमिकल, किसी भी केमिकल का उपयोग ना हो, केवल जो है प्राकृतिक खेती वैसी की जाएगी। और टोटल ये 11 राज्यों में शुरू किया गया। ये जो जीवा कार्यक्रम है ये 11 राज्यों में शुरू किया है। और इसको शुरू किसने किया है? तो इसको शुरू किया है नाबार्ड ने। तो ये इसका राइट आंसर है, नाबार्ड। इसने पर्यावरण अनुकूल खेती को बढ़ावा देने के लिए जीवा कार्यक्रम को शुरू किया है। और ये क्यों किया गया है? तो इसका जो गोल है, इसका जो लक्ष्य है वो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, ये इसका लक्ष्य है। और ये जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है, इसमें टोटल मैंने आपको बताया था कि इसमें टोटल जो है 17 लक्ष्य हैं। इसके टोटल जो है 17 लक्ष्य हैं और जो 2015 से 30 तक इसका लक्ष्य है। तो ये इसका राइट आंसर होगा। और ये जो इफ्को है, इफ्को, तो ये इफ्को जो है इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो इसका है दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। ये पॉइंट आप याद रखिएगा कि इफ्को का जो हेडक्वार्टर है वो दिल्ली में है। और एक क्वेश्चन इफ्को से रिलेटेड पूछा गया था इस एग्जाम में, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आप याद रखिएगा कि विश्व का पहला नैनो यूरिया, विश्व का पहला जो है नैनो यूरिया जो है वो इफ्को के द्वारा तैयार किया गया था, इफ्को के द्वारा बनाया गया था। तो ये पॉइंट आप याद रखिएगा। और ये जो काजरी है इसका हेडक्वार्टर कहां पर है? तो वो है जोधपुर में इसका हेडक्वार्टर है। और अभी जो क्वेश्चन इसका आंसर है नाबार्ड, तो नाबार्ड से रिलेटेड बताना चाहूंगी। नाबार्ड की जो स्थापना है वो 12 जुलाई 1982 को इसकी स्थापना हुई थी। और किस समिति की सिफारिश पर? यह भी याद रखिएगा, तो वो है शिवरमन समिति की सिफारिश पर 12 जुलाई 1982 को नाबार्ड की स्थापना होती है। और नाबार्ड के अभी वर्तमान में चेयरमैन कौन है? तो वो है गोविंद चिंतालू। ये पॉइंट आप इतना याद रखिएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। गोवा शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा स्वदेशी रूप से डिजाइन और निर्मित 5वें और अंतिम अपतटीय गश्ती, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं ऑफ शोर पेट्रोल वेसल्स, का नाम क्या है? तो सबसे पहले आपको ये बताना चाहूंगी कि अभी जो है ये गोवा शिपयार्ड लिमिटेड के द्वारा जो तैयार किया गया है वो अंतिम है। और इसमें टोटल कितने अभी तक बनाए जा चुके हैं? तो वो 5 बनाए गए हैं और ये लास्ट है। और ये कौन सा है? तो वो है ICGS सक्षम। तो ये इसका राइट आंसर है। और ये जो इसका निर्माण क्यों किया गया है, ये पॉइंट भी आप याद रखिएगा। इसका निर्माण इसलिए किया गया कि जो तटीय सीमा, जो कोस्टल बाउंड्रीज हैं, जो तटीय सीमा है, उसकी सुरक्षा के लिए, उसकी निगरानी के लिए इसका निर्माण किया गया। और जो 5वां है उसका निर्माण किसने किया? तो वो किया गोवा शिपयार्ड लिमिटेड। तो ये 5वां था और अंतिम था। और इसका राइट आंसर कौन सा होगा? तो ICGS सक्षम, ये इसका राइट आंसर है। तो इसका राइट आंसर ICGS सक्षम। और कुछ दिन पहले मैंने आपको बताया था जो INS वागीर है ये क्या है? तो ये है एक पनडुब्बी। INS वागीर एक पनडुब्बी है जिसका निर्माण प्रोजेक्ट 75 के द्वारा हुआ था। और ये किसके बीच में है? तो ये है इंडिया और फ्रांस के बीच में। ये पॉइंट भी आप याद रखिएगा कि ये इंडिया और फ्रांस के बीच में है। इतनी बातें याद रखिएगा। और गोवा से रिलेटेड एक चीज बताना चाहूंगी कि जो समान सिविल संहिता, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं यूनिफॉर्म सिविल कोड, याद रखिएगा, यूनिफॉर्म सिविल कोड। तो जो समान सिविल संहिता लागू करने वाला राज्य, यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो वो है गोवा। और आर्टिकल कौन सा है? तो आर्टिकल है इसका 44। ये इस आर्टिकल के द्वारा
गोवा जो है यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने वाला पहला राज्य बन गया। और गोवा से रिलेटेड मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर सिग्मो फेस्टिवल कहाँ का है, तो ये है गोवा का। और गोवा से ही रिलेटेड एक चीज और बताना चाहूंगी कि भारत का, अगर ये क्वेश्चन पूछे कि भारत का पहला रेबीज मुक्त राज्य कौन सा है, तो वो भी है गोवा। ये सारे पॉइंट आप याद रखिएगा क्योंकि एग्जाम में जरूर पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, मल्टी स्लिट सोलर एक्सप्लोरर MUSE और हेलियोस्वार्म जो हाल ही में खबरों में रहे किस अंतरिक्ष एजेंसी से जुड़े हैं, इसरो, नासा या जाक्सा या फिर रॉसकॉसमॉस। तो इसका राइट आंसर होगा, इसका राइट आंसर है नासा, ये इसका राइट आंसर है। तो ये जो MUSE और दूसरा है हेलियोस्वार्म, हेलियोस्वार्म, तो ये दोनों जो है ये सूर्य मिशन से संबंधित है, ये दोनों सूर्य मिशन से संबंधित है। और इसे लॉन्च किसने किया है, तो वो लॉन्च किया इसको नासा जो है कहाँ की स्पेस एजेंसी है, तो ये है अमेरिका की स्पेस एजेंसी का नाम क्या है, तो वो है नासा। और ये जो MUSE मल्टी स्लिट सोलर एक्सप्लोरर और ये जो हेलियोस्वार्म है ये दोनों सूर्य मिशन से संबंधित है। और अगर ये पूछे कि ये जो MUSE है इसका क्या काम होगा, तो जो कोरोना किसे बोलते हैं, जो सूर्य की बाहरी परत होती है उसे बोलते हैं कोरोना। तो उसके कोरोना मतलब सूर्य की बाहरी परत के बाहर जो है वो तापमान की जांच होगी इसके द्वारा, MUSE के द्वारा। और दूसरा क्या होगा, अल्ट्रा वायलेट रेज की जांच भी होगी। और ये जो हेलियोस्वार्म है इसका क्या काम होगा, तो इसका काम होगा रेडियो संपर्क स्थापित करने की ये कोशिश करेगा। तो इसका राइट आंसर होगा नासा। और ये जो अभी यहां पर आपने देखा रॉसकॉसमॉस, तो ये कहाँ की स्पेस एजेंसी है, तो ये है रसिया की स्पेस एजेंसी का नाम क्या है, तो वो है रॉसकॉसमॉस। और अभी हाल ही में जो एक पार्कर सोलर प्रोब मिशन अभियान जो है चलाया गया था जो कि सूर्य के सबसे नजदीक जाने वाला था, तो वो भी नासा की स्पेस एजेंसी, जो नासा की स्पेस एजेंसी अमेरिका के द्वारा इसे भेजा गया था। और अगर ये क्वेश्चन पूछे कि आदित्य L1, आदित्य का मतलब सूर्य, आदित्य L1 जो है ये कहाँ की स्पेस एजेंसी से संबंधित है, तो ये है इसरो, भारत की स्पेस एजेंसी इसरो। और इसरो की जो स्थापना है ये भी याद रखिएगा, इसरो के तो वर्तमान अध्यक्ष मैंने आपको बताया था S सोमनाथ, और इसरो की जो स्थापना है वो 15 अगस्त 1969 को हुआ। तो इतनी सारी बातें आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, 11 फरवरी 2022 को किस संगठन ने कम्युनिटी इनोवेटर फेलोशिप का प्रारंभ किया है। तो ये जो कम्युनिटी इनोवेटर फेलोशिप है ये कब स्टार्ट किया है, तो ये 11 फरवरी 2022 को। और ये 11 फरवरी 2022 को ही क्यों किया गया, क्योंकि इस दिन विज्ञान में महिलाओं और बालिकाओं के योगदान का जो दिवस है वो हम 11 फरवरी को ही मनाते हैं, इसलिए 11 फरवरी को शुरू किया गया। और ये किसने स्टार्ट किया, तो ये स्टार्ट किया नीति आयोग ने, अटल नवाचार मिशन एंड संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम जिसे बोलते हैं UNDP, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। इन तीनों के द्वारा ये जो फेलोशिप है ये स्टार्ट किया गया है। तो इसमें ये तीनों होंगे, इसका राइट आंसर ये होगा। और ये जो कम्युनिटी इनोवेटर फेलोशिप है इससे रिलेटेड मैं आपको बताना चाहूंगी कि ये स्टार्ट तो इन नीति आयोग, अटल नवाचार मिशन एंड UNDP, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के द्वारा किया गया। और ये क्यों स्टार्ट किया गया है, तो ये जो ये स्टार्ट इसलिए किया गया है जो युवाओं की समस्या को समाधान करना, बट फोकस किस पे रहेगा, फोकस जो है वो किस पर रहेगा, तो फोकस ये रहेगा सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल पर फोकस रहेगा, मतलब पर्यावरण को ध्यान में रखकर। तो इसका राइट आंसर इसमें तीनों सही होंगे। और ये जो अटल नवाचार मिशन है,
अटल नवाचार मिशन, इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन भी आईएएस के एग्जाम में पूछा गया था कि अटल नवाचार मिशन को किसने लॉन्च किया है? तो ये किया है नीति आयोग। नीति आयोग, ये पॉइंट भी आप याद रखिएगा कि अटल नवाचार मिशन को किसने लॉन्च किया? तो वो किया नीति आयोग ने। कुछ और भी आपको बताना चाहूंगी, ये जो अभी हाल ही में जो मानव विकास सूचकांक जारी हुआ है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, मानव विकास सूचकांक जो जारी हुआ है वो किसके द्वारा? तो वो हुआ संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं UNDP, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के द्वारा ये जारी हुआ। और ये जो UNDP है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो इसका हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क। न्यूयॉर्क में इसका हेडक्वार्टर है। तो इतनी सारी बातें आप याद रखिएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। और एक चीज और कि अगर ये क्वेश्चन पूछे कि सामुदायिक विकास कार्यक्रम, ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और ये कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है कि सामुदायिक विकास कार्यक्रम ये कब स्टार्ट हुआ? तो ये हुआ है 1952 से शुरू हुआ, 1952 में। और ये किसकी समीक्षा के लिए शुरू किया गया था? तो बलवंत राय मेहता समिति, ये याद रखिएगा, बलवंत राय मेहता समिति। बलवंत राय मेहता समिति की समीक्षा के लिए। और भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था लागू होनी चाहिए, वो भी इनकी समिति के ही वजह से, इनकी समिति के ही द्वारा बोला गया था कि भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था जो है वो लागू होनी चाहिए। तो वो कौन सी समिति थी? वो थी बलवंत राय मेहता समिति। इतनी सारी बातें आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, किस शहर में भारत का पहला बुलेट ट्रेन स्टेशन जो है वो स्थापित होगा? तो ये जो पहला जो बुलेट ट्रेन है, सबसे पहले ये फर्स्ट जो है पहला, वो मुंबई से अहमदाबाद। तो वहां पर पहला जो अगर पूछे कि पहला कहाँ पे चला था, तो मुंबई से अहमदाबाद जो है बुलेट ट्रेन वहां से चली। फिर उसके बाद से जो बुलेट ट्रेन स्टेशन है, इसकी स्पीड कितनी है? तो इसकी स्पीड है 320 किलोमीटर पर आवर। इसकी स्पीड है 320 किलोमीटर पर आवर। इसमें 1 लाख करोड़ रुपए तक का खर्चा आएगा। और ये किसकी सहायता से ये करेगा? तो ये जापान की सहायता से। और ये जो प्रोजेक्ट है ये 2024 तक बुलेट ट्रेन स्टेशन का जो प्रोजेक्ट है वो पूरा होगा। और इसमें और कितने टोटल स्टेशन होंगे? तो वो होंगे 12। और इन 12 में जो सबसे पहला स्टेशन होगा वो कौन सा होगा? वो होगा सूरत। तो 12 स्टेशन होंगे और उन 12 में पहला स्टेशन जो है वो कौन सा होगा? वो होगा सूरत। तो इसका राइट आंसर होगा सूरत। और अभी कुछ दिन पहले मैंने आपको बताया था कि जो जियो पार्क है, ये भी याद रखिएगा, जियो पार्क ये कहाँ पर स्थापित किया गया? तो ये मध्य प्रदेश के जबलपुर के लम्हेटा गांव, ये नाम याद रखिएगा, लम्हेटा गांव में स्थापित किया गया। और एक क्वेश्चन और कि ग्राफीन ये अभी हाल ही में आया था, ग्राफीन नवाचार केंद्र की स्थापना कहां पर की गई? तो वो केरल में। इतनी सारी बातें आप याद रखिएगा। चलते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 9, केंद्र सरकार ने कब तक कृषि क्षेत्र में डीजल को अक्षय ऊर्जा मतलब क्लीन एनर्जी से बदलने का लक्ष्य रखा है? तो ये जो अक्षय ऊर्जा, इसका मतलब क्लीन एनर्जी, स्वच्छ ऊर्जा। अक्षय ऊर्जा का संबंध जैसे कि सौर ऊर्जा हो गया, पवन ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा, इसे बोलते हैं अक्षय ऊर्जा। तो कब तक का रखा गया है? तो वो रखा गया है 2024 तक। और ये जो 2024 जो है ये इंडिया ने इसको लक्ष्य बनाकर रखा है, ये इंडिया का टारगेट है। और इसमें 2 लक्ष्य और भी इंपॉर्टेंट है, वो भी बताना चाहूंगी, जो मैं आपको कई बार बता चुकी हूँ कि 2 लक्ष्य कौन से हैं। एक है कि भारत को ऊर्जा स्वतंत्र घोषित करना, इसका लक्ष्य कब तक का है? वो है 2047 में भारत को
ऊर्जा स्वतंत्र घोषित करना और दूसरा है कि शुद्ध कार्बन उत्सर्जन को 0 करना। तो ये कब तक का है? ये है 2070। ये 2 लक्ष्य जो है इंपॉर्टेंट है और इस टारगेट को, इन दोनों टारगेट को पूरा करने के लिए एक योजना भी चलाई गई। कौन सी योजना? इस योजना का नाम याद रखिएगा, कुसुम योजना। कुसुम योजना जो है वो इन दोनों टारगेट को कंप्लीट पूरा करने के लिए चलाई गई। और कुसुम योजना का संबंध किससे है? तो कुसुम योजना का मतलब सौर ऊर्जा आधारित कृषि संयंत्र है। और ये क्वेश्चन जो है वो आरएस एग्जाम और वीडियो का जो एग्जाम हुआ था उसमें पूछा गया था कि सौर ऊर्जा आधारित कृषि संयंत्र, ये क्वेश्चन पूछा था कि सौर ऊर्जा आधारित कृषि संयंत्र सबसे पहले कहां पर स्थापित किया गया? तो वो राजस्थान के जयपुर के भालोची गांव में। ये नाम याद रखिएगा, भालोची गांव में ये क्वेश्चन पूछा था। तो ये इसका राइट आंसर है 2024। और 2024 तक एक और लक्ष्य है जो मैंने आपको बताया था, हर घर जल, ये भी 2024 तक का इसका लक्ष्य है। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 10। 11 फरवरी 2022 को टाटा सन्स प्राइवेट लिमिटेड ने किसे कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में फिर से नियुक्त किया है? संजीव मेहता ने, एन चंद्रशेखरन ने, विनय कुमार या फिर अनंत नागेश्वरन? तो वो किसी अभी अपॉइंट किया है, ये दूसरी बार इनको अपॉइंट किया गया है। और इनका कार्यकाल कब तक? 5 साल का इनका जो है कार्यकाल होगा। और ये इसका राइट आंसर है एन चंद्रशेखरन। इनको दूसरी बार 5 साल के लिए टाटा सन्स प्राइवेट लिमिटेड ने कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में फिर से अपॉइंट किया है। और टाटा से रिलेटेड दो जो इसके अभी इंपॉर्टेंट, एक तो आईपीएल 2022 का जो है मैंने आपको बताया था, आईपीएल 2022 का टाइटल स्पॉन्सर कौन होगा? तो वो है टाटा। और दूसरा जो एयर इंडिया का जो विलय है वो भी टाटा के पास वापस आ गया। ये भी पॉइंट आप याद रखिएगा, एयर इंडिया। और तो इसका राइट आंसर है एन चंद्रशेखरन। अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन। बट ये तो आज का लास्ट क्वेश्चन है। और इससे रिलेटेड मैं कुछ और भी इंपॉर्टेंट चीजें आपको बताना चाहूंगी कि जो एप्पल है, एप्पल जो है वो दुनिया की, वर्ल्ड की सबसे वैल्यूएबल, सबसे मूल्यवान ब्रांड है। और एप्पल के सीईओ कौन है? वो है टिम कुक। ये एप्पल के सीईओ हैं। और माइक्रोसॉफ्ट, ये भी याद रखिएगा, माइक्रोसॉफ्ट। तो माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ कौन है? तो वो है सत्य नडेला जी हैं माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ। और अभी हाल ही में इनको पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है। तो ये पॉइंट भी आप याद रखिएगा कि इनको हाल ही में पद्म भूषण से सम्मानित किया है। तो ये था आज का हमारा क्वेश्चन। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे स्टडी से रिलेटेड व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक ग्रुप जो भी आप यूज करते हैं उसमें आप इसे जरूर शेयर किया करो। तो ये था आज का हमारा करंट अफेयर का वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आपको इस चैनल से जरूर आने वाले एग्जाम्स में बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी। जब भी आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो बराबर में एक बेल आइकन बनकर आएगा। इस बेल आइकन पर आप जरूर क्लिक कर लें जिससे आपको डेली मॉर्निंग में हमारे करंट अफेयर की वीडियो के नोटिफिकेशंस मिलते रहें। जीके क्लासेस ऑलवेज विद यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।